हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 8 को, जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा है कि माइक्रोब्स बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है और ये हर जगह पाए जाते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, ऐसी जगह पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। या फिगर्स में जो मैग्नीफाई करके वायरसेस और बैक्टीरिया का दिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिगर में। और यहाँ पर कॉलोनीज़, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी नज़र आती है और फंगल कॉलोनी कैसी नज़र आती है पेट्री डिश पर, वो यहाँ पर गिवन है फिगर में। फिर हमने इस चैप्टर के पहले टॉपिक को समझा, जो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है। इसमें लैब के बारे में बताया गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन की वजह से उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जो विटामिन B12 है वो इंक्रीज़ कर देता है ये लैब। उसके बाद बेकर्स यीस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसे बोला जाता है, वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, उसे फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टॉडी का मेंशन है। चीज़ में स्विस चीज़ जो है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के बारे में बताया गया कि CO2 के लार्ज प्रोडक्शन की वजह से लार्ज होल्स बन जाते हैं। रॉकफोर्ड चीज़ के बारे में बताया गया। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो यहाँ पर हमने देखा। सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस था, यानी कि बेवरेजेस बनाने में जो यूज़ होता है माइक्रोब्स, बेसिकली यीस्ट यूज़ होता है, जिसे यहाँ पर ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं। ये सेम ही बेकर्स यीस्ट ही है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई है। और ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वाइन और बियर ही ऐसे हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बिना डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, और जो बाकी के हैं विस्की, ब्रांडी और रम, ये डिस्टिलेशन से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक था एंटीबायोटिक्स, और ये एंटीबायोटिक्स में सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में यहाँ बताया गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवरी किया था। वो वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पर, जिसमें उन्होंने एक मोल्ड को ग्रो होते हुए देखा। स्टेफिलोकोकाई जहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो वो मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम, उसी के नाम से पेनिसिलिन नाम दिया गया है। आगे जाके इसकी इफेक्टिवनेस को एस्टैब्लिश किया गया था अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे के द्वारा, और ये अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेटर ऑन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में। पेनिसिलिन को और इम्प्रूव्ड वे से डेडली डिजीज़ेस को भी क्योर करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि प्लेग, वुफिंग कफ और बाकी के जो यहाँ बुक में मेंशन है। नेक्स्ट था कि केमिकल एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में यूज़ होता है माइक्रोब्स का। यहाँ पर ये मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किया है, ये एक्चुअली MCQ मैच द फॉलोइंग में आ चुका है बहुत बार नीट एग्ज़ाम में। सो ये एसिड्स के नेम और जो एसिड प्रोड्यूसर्स हैं उसके एग्जांपल्स को ज़रूर से याद रख लें। और यहाँ पर बताया गया है कि जो पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने में यूज़ होता है, और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है, जो कि क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ होता है पेशेंट्स में जिन्हें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है हार्ट अटैक की वजह से। क्लोरोस्पोरिन ए के बारे में बताया गया, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की वजह से होता है। ये फंगस है जिसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है ऐसे पेशेंट्स में। स्टैटिन्स के बारे में बताया गया, जो यीस्ट मोनास्कस परप्यूरस से प्रोड्यूस होता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। माइक्रोब्स का सीवेज में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमने समझा, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट था, सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाता है माइक्रोब से, पूरे टॉपिक में यही गिवन है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, फिल्टरेशन करके, सेडिमेंटेशन करके। फिर जो इफ्लुएंट होता है, इफ्लुएंट को फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेटलिंग टैंक्स में भेजा जाता है, जहाँ पर जो ग्रोथ होता है एरोबिक माइक्रोब्स का, वो फ्लॉक्स बना लेते हैं।
उसके बाद ग्रोथ के दौरान वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो रिड्यूस कर देता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, BOD को। BOD ही मेजर करके पता लगा जाता है कि अगर BOD ज़्यादा है तो ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, उतना ही पॉल्यूटेड है वाटर। अगर किसी भी वेस्ट वाटर का BOD ज़्यादा है तो उतना ही उसमें पॉल्यूशन है। उसके बारे में एक्टिवेटेड स्लज के बारे में हमने समझा कि जो सेडिमेंटेशन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है सीवेज और वेस्ट वाटर को, तो सेटल हो जाते हैं जहाँ पर जो फ्लॉक्स हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं और इसी सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। फिर इसे इनोकुलम की तरह यूज़ किया जाता है और बाकी को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में भेज दिया जाता है, बड़े टैंक्स में, जहाँ पर और बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये डाइजेस्ट कर लेते हैं स्लज वाले बैक्टीरिया और फंजी को। तो ये जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं वो है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इन गैसेस को बायोगैस बोला जाता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ होता है, और तब इसे नेचुरल बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है इस इफ्लुएंट को। फिर यहाँ पर एक्शन प्लान जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये बताया गया है। जो बेसिकली आज हमें पढ़ना है वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो हमें समझना है। बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैस होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। ये प्रोड्यूस होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, और इसे फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप के गैशियस एंड प्रोडक्ट्स ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान। जो टाइप ऑफ गैस है वो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब्स हैं और जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं वो जो यूटिलाइज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एग्जांपल है कि फर्मेंटेशन जो होता है डो का चीज़ मेकिंग में, और जो प्रोडक्शन होता है बेवरेजेस का, और जो मेन गैस प्रोड्यूस होता है वो CO2 होता है। इन सब एग्जांपल्स में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पर एनारोबिकली, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में मीथेन, CO2 और H2 के साथ। इन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मिथेनोजेंस बोला जाता है। और जो कॉमन बैक्टीरियम है इनमें से वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया एनारोबिक स्लज में पाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पर, और ये बैक्टीरिया र्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, कैटल्स के, काउज, जैसे काउ एग्जाम्पल है, तो उनके एक स्टमक का एक पार्ट है जिसे र्यूमन कहा जाता है। तो उस पार्ट में भी जो कैटल के स्टमक का ये पार्ट है र्यूमन, उनमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस। और एक्चुअली में जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है कैटल के खाने में वो र्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, और र्यूमन में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए कैटल को। सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में। ये ह्यूमन में नहीं होता, इसीलिए ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो एक्सक्रीटा होता है उन कैटल का, जब ये डाइजेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जो एक्सक्रीशन करता है कैटल, जो एक्सक्रीटा होता है, जो डंग होता है, जैसे कॉमनली गोबर बोला जाता है, उनमें ये ज़्यादा अमाउंट में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और यही डंग यूज़ किया जाता है बायोगैस को जनरेट करने के लिए, जिसे कॉमनली गोबर गैस कहा जाता है। जो बायोगैस प्लांट है उसमें एक कंक्रीट का टैंक होता है जिसकी लंबाई 10 to 15 फीट होता है। जो जिसमें जो है बायो वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं, और जो स्लरी है डंग का उसको फेड किया जाता है। अब जो फ्लोटिंग कवर है उसे स्लरी के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि वो गैस जो है टैंक में वो राइज कर सके। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो राइज कर सके। अब इस गैस प्लांट के पास एक आउटलेट है, यहाँ आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, एक आउटलेट है जो कनेक्टेड होता है पाइप से, ताकि वो बायोगैस का सप्लाई किया जा सके आसपास के घरों में।
जो स्पेंट स्लरी है उसे रिमूव कर दिया जाता है दूसरे आउटपुट से, और वो फर्टिलाइजेशन की तरह, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होगा। जो कैटल डंग है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रूरल एरियाज़ में प्रेजेंट भी होता है, जो बहुत से कामों में यूज़ होता है। तो बायोगैस प्लांट जो है वो रूरल एरियाज़ में ही बनते हैं। जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है वो कुकिंग और लाइटिंग में फिर यूज़ होता है। यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये डाइजेस्टर है और ये गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे जा रहा है, गैस होल्डर यहाँ पे प्रेजेंट है। डंग और वाटर को यहाँ पे डाल दिया गया, डाइजेस्टर में चला गया। स्लज जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो फिर फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पे देखो, जो ये टेक्नोलॉजी है गैस प्रोडक्शन का वो इंडिया में डेवलप की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा, उनके एफर्ट्स से, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन दोनों ही इंस्टीट्यूट्स ने इसमें इस टेक्नोलॉजी के लिए एफर्ट दिया था बायोगैस के प्रोडक्शन में। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। बायो कंट्रोल का मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना प्लांट डिजीज़ेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बायो कंट्रोल होता है बायोलॉजिकल मेथड्स जो यूज़ होता है प्लांट्स डिजीज़ेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसके इस्तेमाल को बायो कंट्रोल बोलते हैं। आजकल की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स टैकल किए जाते हैं जो केमिकल के इंक्रीज़ की वजह से हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहा है। तो ये केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, ये एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। ये पोल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल को, ग्राउंड वाटर को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्रॉप प्लांट्स को, इन सब चीज़ों को ये पोल्यूट करते हैं। तो हमारा सॉइल भी पोल्यूट हो जाता है इन वीडिसाइड्स को यूज़ करने से, जो वीड्स को रिमूव कर देता है, घास फूस को। तो इसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज़ और पेस्ट का बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे है। एग्रीकल्चर में जो ये मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने का, वो नेचुरल प्रेडेशन पर रिलाई करता है केमिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादातर। एक ये बिलीफ है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो is that biodiversity furthers health. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी हेल्थ उतनी अच्छी होगी, ये एक बिलीफ है। तो जो जितनी वैरायटी है लैंडस्केप की उतना ज़्यादा सस्टेनेबल है ये। जो ऑर्गेनिक फार्मर है जो काम करता है क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम को जहाँ पर इंसेक्ट्स, जिसे कभी कभी पेस्ट भी बोला जाता है, उसे एरेडिकेट नहीं किया जाता, बट जबकि उन्हें मैनेजेबल लेवल्स पर रखा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो चेक और बैलेंस का होता है विद इन लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। और कंट्रेरी ऑफ टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जो केमिकल मेथड्स को यूज़ किया करके की जाती है, वो मेथड्स टू किल बोथ यूज़फुल एंड, देखो जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो यूज़फुल और हार्मफुल को दोनों को ही किल कर सकती है। जो यूज़फुल लाइफ है और जो हार्मफुल लाइफ है दोनों को ही। तो ये अप्रोच देखा गया डेवलप करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन जो है माइरेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फौना एंड फ्लोरा। तो आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video and share with your friends,
and don't forget to attend the tests also. Thank you very much.